ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, चाहत पूरी हो सकती है। जो दूर बहुत था पहुँच से मेरी, उसको पाकर देखा है। ये जाना मैंने आसमान से दुनिया कैसी दिखती है, मैंने भी उस आसमान का तारा बनकर देखा है। आज जो गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं वो बॉलीवुड और टेलीविज़न के आसमान के चमकते हुए सितारे हैं। आइए बात करते हैं उनसे जो 51 कसौटी जिंदगी की और पुण्य श्लोक अहिल्या बाई जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सिद्धार्थ बनर्जी जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो हैं सिद्धार्थ बनर्जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जो 3-4 सीरियल में काम कर चुके हैं, साथ ही कई ऐड कर चुके हैं और बहुत ही जल्द उनकी 2 फिल्में आने वाली हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार सबको। जबलपुर में ऑफकोर्स सबसे अच्छी बात यह है कि मैं खुद भी जबलपुर से हूँ, तो जबलपुर में आकर जबलपुर के चैनल में बात करने से अच्छी बात तो मतलब एक मेरे तरह एक्टर अगर कोई हो तो उनका सपना तरीके का होता है कि अपने शहर में एक पहचान मिल रही है, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जी, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि कब आपको लगा, किस एज में, कि मुझे इस फील्ड में जाना है? जी, सच बताऊं तो आई थिंक जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था, करीबन आप कह सकते हैं कि 9वीं 10वीं कक्षा के अराउंड, आई रियलाइज कि मुझे इस तरफ इंक्लिनेशन है कि मुझे पिक्चरें देखने का शौक है। मैं हमेशा से स्टेज पे परफॉर्म करना मुझे पसंद था, चाहे वो सिंगिंग हो या कोई डिबेट कंपटीशन हो। तो उसके बाद मुझे लगा कि वो स्टेज पे चढ़कर जो एक मजा आता है वो मुझे बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि आप क्रेव करते हो वो अटेंशन, वो अप्लॉज जो ऑडियंस का मिलता है, उसी को मैंने सोचा कि कुछ लेवल और बढ़ा के देखते हैं कि कैमरे के सामने अगर कभी ऐसा हुआ या कैमरे के पीछे कुछ बनाने का मौका मिला, तो वहां से शुरुआत हुई। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक 90s का किड हूँ और उस समय तो ऐसा था कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर, या अगर उतने अच्छे नहीं हैं तो कॉमर्स ले लीजिए, ज्यादा ऑप्शन थे नहीं। तो उसी प्रकार से मेरी कुछ आगे जिंदगी बढ़ी एंड देन धीरे धीरे करके, जैसे कि आपके सवालों के थ्रू में पता चलेगा, एक एक करके मुझे पता चला। जी बिल्कुल, आपने पढ़ाई की बात की तो सबसे पहले ये बताइए कि सिद्धार्थ पढ़ाई में कैसे थे? आई थिंक सिद्धार्थ पढ़ाई में काफी अच्छे थे मेरे हिसाब से। मैं बचपन से मैं काफी अच्छा था पढ़ाई में, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना पसंद था एक्चुअली। मुझे अभी भी कह लो कि ट्रिविया इकट्ठा करना या जो इवेंट्स चल रहे हैं या कोई भी नॉर्मल चीजें में जागरूकता होना मुझे काफी पसंद है एंड मैं काफी क्यूरियस किस्म का इंसान हूँ उस मामले में। जी, तो अच्छा था हमेशा से। ओके, तो कभी ऐसा हुआ कि पढ़ाई डिस्टर्ब हुई हो अपने शौक के कारण और घर वालों से पनिशमेंट मिली हो? नहीं, देखिए, शौक के कारण नहीं हुआ, लेकिन पढ़ाई में डिस्टर्ब तो रहती थी और घर वालों से तो मतलब मैं काफी बहुत प्यार मिला है मुझे बचपन से। अगर आप समझ सकते हैं मेरी बात को, तो बचपन से लेकर बड़े होते तक मुझे काफी पनिशमेंट मिलती आई हैं, भले ही स्कूल का हो या घर का हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत शरारती किस्म का बच्चा था हमेशा से, लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो उस कारण से मेरी काफी सारी जो भूल चूक या गलतियां थी वो नजरअंदाज कर दी जाती थी, लेकिन कभी कभार नजरअंदाज नहीं भी की जाती थी। तो ये ऊपर नीचे मतलब काफी जबलपुर में जो मेरा समय बीता है, मेरा जो बचपन बीता है, काफी मस्त एंटरटेनिंग बीता है बेसिकली। जी बिल्कुल। तो अक्सर बच्चे फिल्में देखकर, बचपन में तो सभी शायद हीरो बनना चाहते थे और लड़कियां हीरोइन बनना चाहती, अपने आप को देखते हैं उसमें, और पेरेंट्स भी इसे सीरियसली नहीं लेते थे कि हाँ ठीक है, समय के साथ ठीक हो जाएगा, और लोग चेंज भी करते हैं फिर। लेकिन आपका जुनून खत्म नहीं हुआ और सर चढ़कर बोला। आज आप हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इस मुकाम पर हैं, तो आपने अपने पैशन को कैसे बनाए रखा और पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? देखिए, आपने क्या पेरेंट्स के बारे में क्या वो अक्सर सोचते हैं ना कि कुछ समय बाद बच्चा भूल जाएगा और फिर पढ़ाई में लग जाएगा। नहीं, वो तो मैं सच बताऊं, वो तो आज भी है। वो तो अगर जिस तरीके की वो इंडस्ट्री है कि स्पेशली अगर आप जबलपुर में रहते हैं, तो ओवरऑल हम लोगों का जो अवेयरनेस है वो बढ़ा है। लेकिन एक तरीके से अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशली हम मेरे से जो एक ऊपर जनरेशन होगा मेरे मम्मी पापा का, वो चाहे
दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी मोटी जो उनको समझ में नहीं आती, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो जब मैं जबलपुर आता हूँ तो मैं छुट्टियों के लिए आता हूँ, तो मेरे पास और मुझे, जैसे कि आज हम कैमरे के सामने बैठे हैं, हाँ तो अगर मैं कैमरे के सामने हूँ तभी मैं कुछ काम कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं छुट्टी मनाने जबलपुर आया हूँ तो कुछ काम तो रहता नहीं है, सिर्फ मस्ती करता रहता हूँ। तो उनको लगता है कि यार अभी भी ये मस्ती कर रहा है, ये तो दिन भर टीवी देख रहा है, सीरियस नहीं हुए हाँ, तो ये हमारे सामने ऐसा करता है, हाँ, तो वहां तो और करता होगा। तो उनको ये समझाना एंड लाइक ये मैं अब, वो मेरी उम्र नहीं है कि मैं उनको हर चीज अपनी समझाऊं, और कुछ चीजें वो शायद समझते होंगे खुद ही, लेकिन बहुत सारी चीजें जो उनको इस इंडस्ट्री के बारे में मुश्किल तो मुझे अभी भी होती है समझाना। जी बिल्कुल। और वैसे भी हर माता पिता को ये लगता है कि बच्चे एक सेफ करियर चुन ले, हाँ, फिर वो शौकिया करे चाहे जो, तो थोड़ा सेफ्टी को लेकर उनको टेंशन नहीं, ये बात बिल्कुल सही बात है कि वो अपनी जगह गलत नहीं है, स्पेशली क्योंकि जिस टाइम पे, मतलब मैं कहूंगा कि पिछले बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ ऑल द ओटीटी फिल्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, काफी सारी चीजें बदल गई हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जब हम लोग शायद 20 साल के थे, जब तक हम लोग 20 साल के थे, शायद हम लोग 1 घंटा कैमरे के सामने आए होंगे। अगर आप पूरी पार्टीज, पूरे बर्थडे पार्टीज, अवार्ड फंक्शन, सब कुछ मिला लो, शादी वादी। लेकिन आजकल अगर हर दिन हम लोग कैमरे के सामने 1 घंटे से ज्यादा होते हैं, अगर आप देखें कि फोन में ही हमारा कैमरा होता है, तो दुनिया पिछले 5-6 सालों में बहुत ज्यादा बदल गई है। लेकिन उसके पहले जब मैंने शुरुआत करी थी अराउंड 2017 में, तब जो उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मेरा साथ दिया कि मैं ये कर सकूं, ये ही बहुत बड़ी बात थी। तो इसके बाद तो छोटी मोटी अगर उनको गलत फहमियां, ऊंच नीच हो, तो भी चलता है। लेकिन काफी थोड़ा मुश्किल तो रहा ही होगा, क्योंकि आप डॉक्टर फैमिली से आते हैं, आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। तो आप बताइए कि एक बिल्कुल अलग फील्ड चुनना, कहीं कुछ हेजिटेशन उनको लगा हो, कभी उन्होंने कुछ आपके सामने रखा हो कि सक्सेस नहीं मिली तो यार तुम डॉक्टर ही बन जाओ कुछ? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि वो हेजिटेशन तो आज भी बरकरार है। एंड सही मायने में मैं बताऊं तो अगेन उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एज एन एक्टर ओनली कि मैं कहूंगा कि मैं बहुत लकी रहा हूँ कि बहुत कम दिनों के अंदर मुझे काफी सारा काम मिला। ऑफ कोर्स हम लोग, कोई भी इंसान, जो मेन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इंडस्ट्री या जॉब है, तो हमें ये लगता है कि भाई अगर कोई शाहरुख खान या कार्तिक आर्यन नहीं बना, मतलब वो तो एक तरीके से वेस्ट ही हो गया। बट ऐसा कुछ मेरा जो नजरिया है सिमिलर ही था एक तरीके से। बट मैं जब वहां गया एंड देखा कि वहां पे जिस काम करने में जो खुशी मिलती है, या एक तरीके से मुंबई में रहनी, अपनी एक छोटी सी इमेज बनाने की, जो थोड़े बहुत मेरे फैंस हैं, थोड़े बहुत जो लोग मुझे पहचानते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आप को समझाना और फिर दुनिया को समझाना, इसी में मेरा काफी वक्त जाया होता है। बिल्कुल। तो आपकी कौन सी 2 फिल्में आने वाली हैं? मेरी एक फिल्म है कंट्रोल, जो कि पेन स्टूडियोज की है। पेन स्टूडियोज वही स्टूडियोज हैं जिन्होंने आरआरआर फिल्म जो आई थी और गंगूबाई जो आई थी आलिया भट्ट की, वो दोनों उन्होंने एक तरीके से प्रोड्यूस करी थी। तो उन्हीं के स्टूडियो की तमिल रीमेक है, हिंदी रीमेक है ऑफ तमिल फिल्म। एक तमिल फिल्म है इरम्बू थिरई करके, जिनमें समंथा एक्ट्रेस थी। तो उसी की हिंदी रीमेक है, उसमें मैं बहुत ही एक अहम भूमिका निभा रहा हूँ। ऑलमोस्ट आप कह लो कि एक सेकंड हीरो टाइप मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन फिल्मों का वही होता है कि शूट तो इसका इस साल खत्म हो चुका है, मैं होप कर रहा हूँ कि अगले साल तक ये आ जाए। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं, जल्दी आपकी फिल्में आए। साथ ही आप सीरियल भी कर चुके हैं काफी सारे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। अहिल्या बाई में हमने देखा है आपको, इसके अलावा? जी, अहिल्या बाई की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लॉकडाउन के जस्ट इर्द गिर्द की बात है कि मैं जबलपुर में था, और तब मैं काफी राइटिंग की ओर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर रहा था। लेकिन ये जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने ऑडिशन दिया। तुकोजी राव होलकर, जो कि राजा थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने राज्य पूरा संभाला मालवा का, एंड उनके वंशज अभी भी इंदौर में है। तो ये बहुत ही बड़ा किरदार था, लेकिन मेरी समझ उतनी नहीं थी। तो इस पॉइंट पे जब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये टीवी शो मुझे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि पहली बात 18वीं सदी के किरदार है, तो उनकी वेशभूषाएं, उनकी भाषा, उनके रहने का तरीका, और मैं बहुत ही कैजुअल, थोड़ा लेजी टाइप का इंसान हूं। लेकिन अगर आप एक सेनापति हैं, आप तुकोजी राव होलकर हैं, तो आपको बिल्कुल एक
स्ट्रेट लाइन में हमेशा रहना पड़ेगा, तैनात रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी मेरे मन में, बट मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे कन्विंस किया कि इट्स एक्चुअली एक ऐसा शो है जो बहुत ज्यादा जिसको प्यार मिलता है जबलपुर में स्पेशली, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वो चुना रोल किरदार करने। जब मुझे सिलेक्शन हुआ तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि करूं या ना करूं, बट जब फाइनली सिलेक्शन हुआ, उसके 1 साल तक जो मैंने शो किया, ये फिल्म करने की वजह से मुझे शो छोड़ना पड़ गया था। तो वो 1 साल में मुझे इतना प्यार मिला, उसके बाद भी मिलते आ रहा है कि कभी मैं ट्रेन में गया तो ट्रेन में कुछ आंटियां आ गई कि सिद्धार्थ आपका शो हम देखते हैं, आप तुपोजी हैं क्या? कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या मम्मी पापा या पापा के पेशेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग अभी भी मेरे किरदार को याद करते हैं। तो ये तो मैं काफी अपनी खुशकिस्मती मानूंगा। जी बिल्कुल। लेकिन आप, जैसा आपने बताया कि काफी पुराना सीरियल था और आपको वो रोल करना था, एक ऐतिहासिक रोल कह सकते हैं, इसके लिए किस तरह की आपने तैयारी की? क्या काफी स्टडी वगैरह करनी पड़ी? जी सच बताऊं तो मेरे लिए काफी मुश्किल था, एंड ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले दिन गया। अगर आप देखेंगे कि डेली सोप्स की अच्छी बात क्या होती है, क्या है, मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हमें कभी सिखाते नहीं। स्कूल में तो मैंने कभी एक्टिंग का अ भी नहीं सीखा था, ना कॉलेज में सीखा, और मोस्टली इंडिया में तो आप देखोगे कि ऐसा होता भी नहीं है। तो जो भी आप सीखते हो आप ऑन द जॉब सीखते हो। या तो अगर आप थिएटर ज्वाइन कर लो, या अगर आप मेरी तरह लकी हुए तो आपको टीवी शो मिल जाएगा। तो एक्टिंग जब आप साथ में करते हो, कैमरे के सामने करो या नहीं करो, तब आप बहुत सीखने को मिलता है। तो शुरुआत जब हुई थी तुकोजी के किरदार की भी, तो मैं आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि 2-2, 3-3 मिनट लंबे डायलॉग थे, और कुछ इस तरीके के डायलॉग थे कि अब मुझे तो याद भी मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, लेकिन आप कह सकते हैं बहुत पूरा उस समय की लैंग्वेज, उस समय की लैंग्वेज थी, जिसे बोल सकते हैं हम, जो हम बिल्कुल देवनागरी में वो होती थी भाषा। और लहू से लेके लहू लुहान तो फिर भी बहुत ही नॉर्मल है, बट काफी कई हिंदी के क्लिष्ट वर्ड होते हैं जो बोलने में, थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ी बिल्कुल। और इसमें मेरे हिसाब से मुझे काम ये आया कि मैं बचपन से ही जबलपुर में पला बड़ा हूँ, तो जबलपुर की हिंदी बहुत ही शुद्ध है। तो हम लोगों की एक जबलपुर की अपनी दोस्तों वाली हिंदी भी है, लेकिन एक जो हमें बोली जाती हिंदी बहुत ही सरल और शुद्ध हिंदी होती है। तो उसकी वजह से जो मेरे प्रोनाउंसिएशन है, जो जिस तरीके से मैं जहाँ पे भार डालता हूँ जिन शब्दों पे, जिस जगह पे, ये सारी चीजें बहुत मेरी हेल्प करी। बिकॉज ओवरऑल मैं बहुत डगमगा जाता था स्टार्टिंग में, क्योंकि आप सोचो 2-3 मिनट लंबे डायलॉग हैं और नई भाषा है, नई वेशभूषा है, तो और आप इंग्लिश के एक भी वर्ड नहीं बोल सकते। जैसे अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो अगर हम लोग जैसे हिंदी में इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ भूल जाऊं सो आई कैन एनीवे से समथिंग इन इंग्लिश, लेकिन उसमें आप इंग्लिश का अ भी नहीं बोल सकते। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जी, ये बताइए कि इस फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपको किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा? जी सच कहूँ तो हर्डल्स तो कभी खत्म नहीं होते इस इंडस्ट्री में हमेशा से, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा, ऑल्दो आज के जमाने में, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो आप थोड़ा बहुत अपनी जो जर्नी है वो बहुत पहले से शुरू कर सकते हैं। बट उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि एवरीथिंग असाइड, मोर देन 90% इज अबाउट लक। मैं सच बताऊं तो हो सकता है कि आज हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कल या अगले महीने के अंदर मुझे बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट मिल जाए, या हो सकता है कि अगले 5 साल तक मुझे कुछ ना मिले, भले ही मेरा टैलेंट उतना ही रहे जितना दूसरे लोगों का है। तो वो सबसे बड़ी जो चीज होती है, जो मैं हर एक इंसान को बोलता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग एमबीए की, तो काफी सारे मेरे दोस्त भी हैं जो उस लाइन में आना चाहते हैं, या कहीं से मुझे बाहर से कोई पूछता है, तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस लड़ाई में आप अकेले हो। जब आपको काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप तलाश कर रहे हो, आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं, आपको लग रहा है मैं तो यार अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम है मुझ में? वो देखो, वो तो मुझसे बेकार दिखता है, वो मुझसे अच्छी एक्टिंग नहीं करती है, उसने तो कुछ स्ट्रगल ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें बहुत होती है कि कभी हो सकता है कि आप कल मुंबई जाओ और अगले महीने आपका टीवी शो हो जाए, हो सकता है 6 महीने। तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, कि देखिए, क्योंकि उस टाइम पे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपके घर वाले भी बोलेंगे कि यार तुम शायद वहां पे मेहनत, जैसे मैंने कहा ना कि जी, आपके दोस्त, आपके घर वाले, कोई समझेगा नहीं आपकी बात को। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप एक नॉर्मल कन्वेंशनल जॉब कर रहे हो, जैसे कि भले डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, या कॉर्पोरेट जॉब हो,
एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको पता है कि हाँ मैं मेहनत करूंगा, मैं अच्छे से करूंगा तो हाँ मुझे ये मिलता जाएगा, ये मिलता जाएगा। ऑफ कोर्स सरप्राइजेस और शॉक्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें आप बहुत दिन तक मेहनत करो तो भी शायद कुछ ना मिले, और मेहनत करना छोड़ दिया तो उस दिन कुछ मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब में मेंटल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहा भी जाता है कि लक बहुत, लक तो लक पर मतलब डिपेंड है। 95% तो लकी है, मैं सच जी बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहिल्याबाई सीरियल में भी आपने काम किया है, तो ये रोल आपको मिला कैसे? बिल्कुल, जैसे कि क्या होता है कि कुछ दिन जब आप सीरियल करते हैं जी। तो धीरे धीरे आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह आपको जानने लगते हैं। ऑलरेडी मैंने 51 करके एक शो था स्टार प्लस पे, उससे शुरुआत कर चुकी थी। फिर कसौटी जिंदगी की नाम का शो मैंने किया था, उससे काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं पहले से जानता ही था। और जो सेम प्रोडक्शन हाउस है, दशमी क्रिएशंस करके प्रोडक्शन हाउस है, जिनका मेरे साईं एक सीरियल आता था और अहिल्याबाई आता था। तो मेरी अच्छा। दादी को मेरे साईं शो बहुत पसंद था। अच्छा। और लॉकडाउन में मैं घर पे ही रहता था जबलपुर में। तो मेरा हमेशा से मन था कि दादी को इतना सीरियल पसंद है तो कभी मैं उस सीरियल में आऊं। तो मैंने वो कास्टिंग डायरेक्टर को बोला था कि अगर कुछ छोटा रोल, ऐसे तो मैंने कभी छोटे रोल आप कह लो कि बाय लक और बाय चांस मुझे मिले नहीं। मैंने जो 3 सीरियल करे तीनों मेन रोल में ही करे, लेकिन मैंने कहा था कुछ अगर अच्छा रोल आए तो मेरे को प्लीज बताना, आप भले ही पैसे कम हो, क्योंकि मैं अपने दादी के फेवरेट शो में आना चाहता हूँ। हाँ। तो उन्होंने मुझको कहा कि सिद्धार्थ, अपना मेरे साईं में तो नहीं है, लेकिन अहिल्याबाई जो बिल्कुल उसके बाद आता है, 7:30 से 8 आता है, वो भी बहुत अच्छा शो है। उसमें एक बहुत अच्छे कैरेक्टर है, किरदार है तुपुजी राव करके, जो आखिरी तक रहते हैं। अगर आप उसके लिए ऑडिशन देना चाहो तो आप दीजिए। और काफी लंबा शो होगा। आप शुरुआत जब करेंगे तो आप 22-23 साल के होंगे, फिर आप 30-35-40, मतलब काफी एज गैप भी दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज सोचकर मैंने ऑडिशन दिया था जबलपुर से ही। उस समय तो ऐसा था कि आप घर, आजकल काफी चीजें चेंज हो गई हैं कि आप घर बैठे ऑडिशन बना सकते हैं। जी जी जी। तो मैंने घर से बना के दिया। और फिर खजुराहो हम लोग घूमने गए थे, तो खजुराहो से जब मैं लौटा तब मुझे खबर मिली कि वो रोल मुझे मिल गया। ये बताइए कि आपने कोई एक्टिंग का कोर्स किया है या थिएटर वगैरह में कहीं? जी, थिएटर करने का तो मैं सच बताऊं मुझे वक्त नहीं मिला, क्योंकि जब तक मेरा एमबीए खत्म हुआ उसके 1 या 2 महीने के बाद ही मुझे अपना पहले टीवी शो मिल गया। तो थैंकफुली वहीं से मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हो गई। अदरवाइज मैंने उसके पहले अनुपम खेर इंस्टीट्यूट से 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया था एक्टिंग में। और उसके बाद अगले साल मैंने सौरभ सचदेवा सर करके हैं, काफी नामी गिरामी सर है वो, उनकी 1 महीने की वर्कशॉप करी थी एक्टर्स ट्रूथ करके। उसके बाद नीरज कावी करके एक और काफी फेमस एक्टर और टीचर है, उनकी भी मैंने वर्कशॉप करी। और अभी रिसेंटली आलोक उल्फत करके एक है, उनकी भी। तो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि हर साल थोड़े थोड़े दिनों में आपको कुछ ना कुछ वर्कशॉप करती रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट, अगर 1% इंप्रूवमेंट भी आ जा रहा है वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि शुरुआती दिनों में अक्सर मिरर में देखकर डायलॉग बोलते, जिन्हें शौक होता है फिल्मों में आने का, और आप ऐसे कोई एक्ट कर रहे हैं और घर वाले मजाक बना रहे हैं चुपचाप देखकर, ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं, देखिए जैसे कि मैंने कहा, मेरे घर वाले तो मेरा मजाक अभी भी उड़ाते हैं। मेरे घर वाले हो गए, मेरे दोस्त हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि एक हो सकता है कि एक मेरा एज अ पर्सन भी मैं वैसा हूँ, थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा मजाकिया किस्म का इंसान हूं मैं। और उसके साथ साथ वो जानते हैं कि एक मूड अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो भले ही उनको कभी कुछ कुछ चीजें अच्छी लग जाती तो वो बताते हैं, लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि भाई देखो सिद्धार्थ, तुम ना थोड़ा सा ये थोड़ा और बेहतर कर लो या क्या। तो हमेशा उनके क्रिटिक भी तैयार रहते हैं। अच्छा, मतलब सजेशंस मिलते रहते हैं हमेशा हमेशा हमेशा। जी। तो जब प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपने मुंबई का रुख किया था, या फिर मुंबई पहुंचकर फिर स्ट्रगल किया था प्रोजेक्ट? नहीं नहीं, देखिए अभी जैसे कि मैंने कहा, अभी थोड़ी दुनिया बदल चुकी है कि अगर आज जबलपुर में, मैं होप करता हूं कि अगर कोई यंग इंसान देख रहा होगा ये मेरा इंटरव्यू, और उनको हमेशा मन करता होगा कि एक जगह उनको बनानी है इंडस्ट्री में, तो आप घर से शुरुआत कर सकते हो। आप घर पे वीडियोस बनाइए, आप अपने अपने आप को खोजिए। आजकल इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यू कैन एक्चुअली डू इट। और काफी अच्छे से पैसे वगैरह भी, मॉनिटरीली भी काफी अच्छा है वो बिजनेस। बट अदरवाइज अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है तो आपको वहां पे रहना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो अलग बात है, लेकिन जैसे जबलपुर आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं छुट्टी मनाने आया हूँ। तो क्योंकि आपको काम वहां पे है, जो आपकी कर्म भूमि है, कर्म भूमि में समय बिताना बहुत जरूरी है। क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ सारी चीजें वर्चुअल हो गई हैं, जैसे हमारा इंटरव्यू यहाँ पे, लेकिन हजारों पूरी दुनिया में देख सकते हैं, लेकिन
उस जगह में रहने का, जैसे आप भी ऑफिस में जब आती होंगी तो एक मूड हाँ, अलग हो जाता है, तो वैसे ही बॉम्बे का वो जो मूड है वो लाने हम्म, के लिए आपको बॉम्बे में रहना बहुत जरूरी है। जी। और सीरियल के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए मुझे, मैं सच बताऊं तो ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत ऊंचाइयां छू ली हैं, क्योंकि हम्म, ऊपर नीचे स्ट्रगल, एक तो आपकी जिंदगी का स्ट्रगल उस इंडस्ट्री में हमेशा चलता रहता है। जी। कि आपने अहिल्याबाई कर ली, किया मैंने, काफी जी। हिट शो हो गया था वो, 2 फिल्में कर ली, बट वो कब रिलीज होंगी मैं नहीं जानता, जी। रिलीज होके हिट होंगी फ्लॉप होंगी मैं नहीं जानता। तो तब तक मेरा स्ट्रगल तो ऑन ही रहेगा, जैसे कि मैं उनको बता रहा था कि, और वो कभी नहीं रुकता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कब आप फ्लॉप हो जाओ और कब आप हिट हो जाओ आपको नहीं पता। जी। बट टीवी सीरियल के लिए मैंने ऑडिशन देना शुरू किया था अपने एमबीए खत्म होने के बाद, और ये मेरा लक मान लीजिए, मेरी किस्मत मान लीजिए कि 2 या 3 ऑडिशन देने के बाद ही मुझे अपना पहला टीवी शो मिल गया। जी। तो आप किससे इंस्पायर हुए? आपका फेवरेट हीरो कौन है? आई थिंक मैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो शाहरुख खान से तो ऑफ कोर्स इंस्पायर हैं ही, क्योंकि वो बिल्कुल। उनकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से वो अपने को कैरी करते हैं, और जो उनका चार्म है वो ही हमेशा सबको पसंद आता है। तो जी। मैं भी उनमें से एक हूँ, बट उसके अलावा बहुत सारे नए नए लोग भी हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, जिनको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, जैसे दिवाकर बैनर्जी मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। हम्म, तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक प्रेजेंस, और हमारे जमाने में, तो हमारे जमाने में इसलिए बोलने लगे हैं क्योंकि एक्चुअली आज के जमाने में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हाँ ये सुपरस्टार है। बट हमारे समय में शाहरुख, सलमान, आमिर, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद ऋतिक रोशन, और फिर अक्षय कुमार और अजय देवगन अभी जी। रिसेंटली, तो ये ही लोग थे। तो किसी का भी इंस्पिरेशन होंगे तो यही लोग होंगे, उनसे ज्यादा तो आई थिंक कोई और इंस्पायर नहीं करेगा। जी। 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 तो जिनका बचपन से ही ड्रीम होता है कि हीरो बनना है, वो काफी हाँ कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स को लेकर, फिटनेस को लेकर, ड्रेसिंग सेंस को लेकर, यानी कि हमेशा प्रेजेंटेबल रहना हाँ, चाहते हैं। तो आप भी ऐसे ही थे बचपन से? इसके बारे में मैं फिर से ये बोलना चाहूंगा, ये एक बहुत मेजर कंसर्न है मेरे दोस्तों का और मेरे घर वालों का, स्पेशली मेरी मम्मी का, मेरे पापा का भी, कि एक्टर बनने तो मैं चला गया, बट उनके हाव भाव मेरे एक्टर वाले बिल्कुल नहीं है। कि मैं ओके। मुझे तैयार होने का उतना कोई शौक नहीं है, ना मुझे अच्छे दिखने का कोई शौक है। अभी तो मेरी फिटनेस भी ऊपर नीचे होती रहती है। जी। सो बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसी चीज है जो आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि भले ही मुझे पर्सनली उतना तैयार होना अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप वो इंडस्ट्री चूज कर रहे हैं जहां पे आपके लुक्स, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जी। वो मैटर करता है। तो भले ही मुझे पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप मेरे कभी, आज अगर आप हाल फिलहाल के कोई भी इवेंट देखेंगे या कोई फोटो देख, आपको लगेगा अरे ये बंदे को तो तैयार होने का बहुत शौक है, इसको तो कपड़े नए नए पहनने। तो हाँ। आपको वो अपने आप को ढालना बहुत जरूरी नहीं है कि अ, अगर आप वैसे इंसान नहीं हो तो आप अपने आप को पूरी तरह बदलो, नहीं। जैसे कि ऐसा नहीं, अभी अगर मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा तो आई विल बी माय ओन सेल्फ, बट अगर आप कैमरे के सामने आ रहे हो, अगर आप चाहते हो कि, जैसे कि मैं आज बात कर रहा हूँ कि ये हीरो को देख के मैं हीरो बनने की इच्छा रखने लगा, जी। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपको देख के भी इंस्पायर हो, एस्पायर करे, तो आपको वो इमेज तो मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो रोल की डिमांड होती है, या फिर हम उस कह लें करियर की डिमांड है हाँ, कि हमें वैसे रहना पड़ता है, चाहे पसंद हो या ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो किस तरह का रोल, या कह लें किस तरह की फ़िल्म ऐसा कोई दिल में है कि मैं ये रोल करूँ? देखिए एज सच तो मेरे हिसाब से मेरा बहुत, आई हैव बीन लकी कि काफी अलग अलग किरदार मैंने ऑलरेडी निभाए हैं, बट मैं हमेशा से एक डिटेक्टिव का किरदार निभाना चाहता था। कि मतलब जैसे हमारे ब्योमकेश बख्शी हो गए, हुँ, या हुँ, हुँ। कह लीजिए आप, तो उस हिसाब से मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि वो स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जी। कि अरे ये एक सस्पेंस रहेगा हुँ, कहानी में। हुँ, हुँ। और उसके अलावा तो ऑफ कोर्स एक रोमांटिक हीरो सबको बनना ही होता है, जी। जो एक खुश मिजाज हुँ, इंसान हुँ, हो, हुँ। जो जिसके पीछे लड़कियां पागल हों, जो जी। कॉमेडी भी करे, जो अपना थोड़ा सा एक्शन भी कर ले। जी। तो वो ऐसा एक हीरो भी मुझे बनने की इच्छा तो है, बट ऑफ कोर्स आई थिंक दोनों में से एक चीज तो मेरे साथ बहुत जल्द होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बिल्कुल। तो अभी हमने जैसे बात की लुक्स को लेकर, तो जैसे डांस, हीरो हाँ। बनना है तो डांस आना चाहिए आपको, या फिटनेस को लेकर, तो हम्म। क्या आपने कोई डांस ट्रेनिंग वगैरह ली है? देखिए मेरे हिसाब से ना, कि ये वाला जो हमारा जो हमारी सोच है वो काफी बदल चुकी है। हुँ, ये हुँ। बन सके, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो चीजें थी, हुँ, ये 10-15 साल पहले
हम लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि हाँ ये होना बहुत जरूरी है। ओके। बट अगर आप हाल फिलहाल की पिक्चर देखिए पिछले 5 साल 10 साल की उठाकर, तो कुछ कुछ एक्टर्स है जैसे राजकुमार राव हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग डांसर है, लेकिन आपने कभी उनको डांस करते हुए नहीं देखा नहीं देखा होगा। जी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हाँ ऑफकोर्स आपकी बॉडी मूवमेंट्स जरूरी है कि अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करिए, भले जैसे मैं जिम जाता हूँ तो अगर मैं जिम रेगुलरली जा रहा हूँ, जी। या अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस जाइए, आपको रनिंग करनी है रनिंग, आपको अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है हमेशा शार्प होनी चाहिए एज एन एक्टर। अब वो आजकल ऐसी पिक्चरें बन गई है कि कभी कभार डांस होता है, कभी कभार डांस नहीं भी होता है, बट डांस सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि स्क्रीन पे डांस करना मिले, क्योंकि उससे क्या होता है एक लचीलापन आपके शरीर में आ जाता है, एक बॉडी लैंग्वेज। जब आप एक नॉर्मल किरदार भी करो जो बहुत ही शर्मीला है और कोने में खड़ा रहता है, लेकिन उसका एक लिहाज होगा, उसके खड़े खड़े होने का तरीका होगा, कुछ नजाकत होगी। अलग अलग जगहों से आप अलग अलग चीजें पकड़ सकते हैं, इसलिए एज एन एक्टर आपको हर एक चीज करनी चाहिए। अगर आपको कभी मौका मिले कि आपको कहीं पुजारी बन के लोगों को एक पूरे दिन प्रसाद बांटना है तो आपको वो भी कर लेना चाहिए। आपको लगे कि भाई किसी दिन आपको एक बस कंडक्टर बन गया, तो आपको सारे एक्सपीरियंसेस एज अ जस्ट अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हो तो सारे एक्सपीरियंसेस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा कहाँ काम आ जाए बेसिकली। बिल्कुल, इसीलिए बोला जाता है ऑब्जर्वेशन काफी इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं जा रहे हैं तो किसी बंदे को भी देखिए कि कल को ये रोल मिला तो हम कैसे करेंगे। बिल्कुल 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 जी। सिद्धार्थ, ये बताइए कि चकाचौंध भरी इस दुनिया की सच्चाई क्या है? एक डार्कर साइड हर जगह होता है। हाँ, तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? देखिए डार्कर साइड तो मैंने जैसे कि कहा कि मेरा जो बहुत ही करीबी दोस्त है तरनवीर सिंह करके, वो बहुत ही अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं टीवी के, तो उनके पास ही करीब 10 से 15 लाख लोगों का डेटाबेस है। तो आप ये मान लो अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर के 10 से 15 लाख एक्टर हैं तो टोटल आप करीबन करीबन पिछले 5 से 7 सालों में मैं आपको कह सकता हूँ कि जबलपुर की पॉपुलेशन जितने एक्टर तो होंगे, स्पेशली इस देश में जहां 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो और बनना हीरो सब चाहते हैं अंदर ही अंदर, तो करोड़ों लोग तो हैं ही जिन्होंने एक्टिंग के सपने देखे हैं। तो ऑफ कोर्स और चांसेस बहुत ही कम है, अभी फिर भी बढ़ गए हैं। तो एक जो लक का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसीलिए कुछ चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, अगर आप घिरे हो 10 लोगों के साथ, इट्स लाइक अ रियलिटी शो। अगर आप इंडियन आइडल में आए हो, आप टॉप 15 में हो, लेकिन आपको पता है कि आप टॉप 15 में आने के बाद भी जीतेगा केवल एक ही। बिल्कुल। और हर बार जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी मैंने पिछले हफ्ते एक ऐड किया, हर बार ऐड में 200-300 लोगों के ऑडिशन होते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा मुझे जानने लग गए हैं तो मेरे को थोड़ा प्रेफरेंस मिलने लग गया है, लेकिन हर बार आपका कंपटीशन होता है, शूट हुआ ऐड का, अगले दिन से वापस आपको ऐड देना है, तो रोज नई शुरुआत करनी है, रोज रिजेक्शन मिलते हैं, आसपास वाले लोग आपके कभी ऊपर जाते हैं तो काफी बड़े स्टार बन जाते हैं, कभी हार मान के घर चले जाते हैं जी। तो हाईज एंड लोज आपके खुद के तो हैं ही, आपके आसपास भी बहुत है। इसलिए ऑफ कोर्स ये सारी चीजें एज अ पर्सन आपको अफेक्ट करती है, क्योंकि आप एक चकाचौंध भरी जिंदगी की तलाश में मुंबई गए हो, जब आपको वो नहीं मिल रही और आपको लग रहा है कि मेरा जो दोस्त इंजीनियरिंग करके कम से कम पैसे तो कमा रहा है, या मेरा बिजनेस वाले दोस्त की शादी तो हो गई, माँ बाप तो खुश है, तो बहुत सारे थॉट्स है जो आपके मन में चलते हैं। तो डार्क साइड क्या है? डार्क साइड बस ये है कि आपकी जो मनस्थिति है उसको आपको बार बार वहां से खींच के लेके आना। जब भी आपको ऐसा नहीं हुआ कि जैसे लॉकडाउन हुआ था तो मेरे खुद के दोस्त, मेरी बहन लॉयर है, मेरे पापा डॉक्टर है, मेरे दोस्त भी काफी अच्छी जगहों पे काम करते हैं, उन सबके काम तो चल ही रहे थे, लेकिन मेरा काम तो बिल्कुल ठप पड़ गया क्योंकि कैमरे के सामने मैं रहता हूँ, शूट नहीं हो रहा तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उस समय मुझे भी लगता था कि यार क्या पॉइंट है, मतलब अभी मैं घर बैठे 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लेता फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजों से आपको जितने जल्दी ये होगा जरूर कि आप अंदर तो जाओगे ही वहां पे, लेकिन आपको बार बार अपने आप को निकाल के लाना, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपके दोस्तों की, आपके घर वालों की जिम्मेदारी, ऐसा है। बिल्कुल। तो ये जो अंदर से बाहर निकालने वाला काम वो आप कैसे करते हैं? मतलब कि जो हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम, ऑब्वियस सी बात है कि हम डिप्रेशन में जाते हैं कई बारी, तो क्या करते हैं आप मेंटल पीस के लिए? नहीं देखिए, मैं उस मामले में मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मेरे जो परिवार और जो मेरे दोस्त हैं जी, वो मेरा मजाक भी उतना ही उड़ाते हैं जितना उनको उड़ाना चाहिए। अगर मैं कुछ अच्छा एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, या अगर मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, बट जहाँ पे अगर उनको लगता है कि मेरा मूड ऑफ है, या उनको दिख रहा है कि हाँ अभी इंडस्ट्री के हालात अच्छे नहीं है,
तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो मुझे यकीन दिलाएं कि भाई मुझ में वो बात है जिसकी वजह से जो भी काम मैंने किया है वो मैं कर पाया हूं। तो आपको अपने सराउंडिंग्स बहुत अच्छे लोगों से आपको बना के रखने ही पड़ेंगे। आपके घर वाले, आपके दोस्त बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे आपको वो इनर पीस कहाँ से मिलती है? जैसे कि मुझे कभी भी बुरा लगता है तो मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ, मैं बॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ या इंग्लिश फिल्में देखता हूँ जो मुझे पसंद है। तो आपको लगता है कि हाँ, जिस रीजन की वजह से आप जो काम कर रहे हो वहां पे वापस जाना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई पुरानी पिक्चर पसंद है, या जैसे फॉर एग्जांपल ओम शांति ओम जब आई थी तो वो देख के मुझे लगा था कि हाँ यार, मेरे को अब तो पक्का हो गया कि मुझे एक्टर बनना है। तो जब भी मुझे बुरा लगता है तो मैं एक सीन या दो सीन उस पिक्चर के जाके देख लेता हूँ, क्योंकि अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर जिंदगी गुजारते रहनी है और उस इंडस्ट्री में बने रहना है, आपने देखा होगा कई लोगों को 1 महीने में मौका मिलता है, कई लोगों को 25 साल लग जाते हैं, कई लोगों को नहीं मिलता। लेकिन जितना ज्यादा आप वहां पे समय बिताओगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपको वो एक मौका मिले, आपको वो दो मौका मिले, दो मौके मिले जिसकी वजह से आप जो करना चाहते थे वो कर पाओ। लेकिन उसके लिए आपको वहां पे रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 10 साल 15 साल, अब ऑफकोर्स पहले तो लोग ये कहते थे कि मैंने भी यही सोचा था यार मैं जाऊंगा 1 साल 2 साल, अगर कुछ नहीं बात बनी तो मैंने एमबीए किया हुआ है बड़े अच्छे कॉलेज से, इंजीनियरिंग करी हुई, मैं वो नौकरी कर लूंगा। फिर मैंने कुछ दिन काम किया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर मुझे लगा कि यार अब पता नहीं क्या हो रहा है ये, क्योंकि अब आजू बाजू तो सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, व्हेन आई ग्रू अप अ लिटिल बिट, आई अंडरस्टूड कि इस इंडस्ट्री में रहना और अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करते रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज और कल में मेरा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सोचूं कि 2 साल पहले जो मैं एक्टर था या 2 साल बाद जो मैं एक्टर होगा उसमें फर्क होना है, तो उसके लिए आपको नई नई चीजें ढूंढती रहनी पड़ेगी अपने लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। एंड ना चाहते हुए भी गाइज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको खुद कहा, मुझे तैयार होना नहीं पसंद है, लेकिन प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही जो कहा। दिखता है वो बिकता है, तो जी तो बिल्कुल। तो इतना नेम फेम मिलने के बाद कैसा फील करते हैं? लोगों का किस तरह से रिएक्शन होता है जब आप मिलते हैं? और ये भी कि पहले से अब में क्या फर्क? देखिए कुछ चीजें तो मुझे, मतलब क्या बोल सकता हूँ, ये शुक्र है और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला। और स्पेशली सबसे ज्यादा मुझे अच्छा तब लगता है जैसे अभी पापा ने एक ऑपरेशन किया था जबलपुर में, तो वहां पे जो पेशेंट्स थे और पेशेंट्स के जो रिश्तेदार थे, जो उनके बच्चे थे, उनके जो चाचियां मामियां थी, वो सारे मेरे शो देखते थे। तो वो लोग स्पेशली उन्होंने पापा को कहा कि प्लीज अगर सिद्धार्थ जबलपुर आए हुए हैं तो उनसे मिलने के लिए अगर मिल पाते। तो मैं स्पेशली उनसे जब मिलने गया, उनको इतनी खुशी हुई, तो यही इसी के लिए तो मैं कर रहा हूँ। मतलब ऑफकोर्स बाकी सारी चीजें तो लोगों को, मनी, पैसा, शोहरत तो लोगों को चाहिए होता है, लेकिन ये जो प्यार जो मिलता है आपको, ये और कहीं नहीं मिल सकता। कि अगर जिस तरीके से उन्होंने मुझे ग्रीट किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कुछ कुछ चीजें जो मुझे खुद ही याद नहीं थी कि मैंने कभी कोई डायलॉग बोला हो या किसी तरह किया हो, वो उनको याद था। तो यही सारी चीजें हैं जो सबसे अच्छी रहती है। ये सारी चीजें काफी बदली हैं। मुझे अच्छे से याद है जब कसौटी जिंदगी की भी आता था, तो ट्रेन में, लिफ्ट, अभी भी मैं जाता हूँ तो मेरे बॉम्बे की बिल्डिंग में ही बहुत सारे लोग मेरा शो देखते थे, तो वो लोग मुझे पहचान जाते हैं। या मैं कभी शॉपिंग करने जाता था तो वहां से मुझे मैसेज आता था इंस्टाग्राम पे कि आप शॉपिंग करने गए थे क्या। एक बार हम लोग ग्रीस गए तो ग्रीस में मुझे मैसेज आ गया कि सिद्धार्थ आप ब्लू शर्ट पहन के सैंटोरिनी में घूम रहे हैं क्या। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि मैं हूं तो जबलपुर के यादव कॉलोनी में रहने वाला लड़का, उसको अगर कोई सैंटोरिनी ग्रीस में पहचान जा रहा है तो ये तो काफी बड़ी उपलब्धि ये मेरे लिए है। दूसरों के लिए हो चाहे ना हो, मैं अपने आप से काफी खुश हूँ। जी ये तो है ही। और जिसको मिल जाता है ये, वो वाकई ब्लेस्ड बोलेंगे उनको हम। बाकी हर दिन लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं बॉम्बे, उनमें से कुछ ही लोग सक्सेस हो पाते हैं। ये बताइए कि जानते तो सभी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपके शब्दों में, कितना सेफ कैरियर है? मतलब क्या हमें पैरेलल चलना चाहिए, या फिर कैरियर बनाते हुए अपने शौक पूरे करने चाहिए, या फिर? देखिए जैसे कि मैंने कहा कि इस समय बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सेफ करियर तो ये बिल्कुल है ही नहीं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको आज 1 रुपए दे सकता हूं, या मैं आपको कल 1 लाख रुपए दे सकता हूं, बट हो सकता है आपको 1 लाख रुपए कल भी ना मिले, अगले तो आप 1 लाख रुपए की तलाश में भले ही रुक सकते हो, या 1 रुपए या 10 रुपए लेके खुश रह सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी
बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको मेकअप का शौक है तो अब आप मेकअप ट्यूटोरियल्स करके अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको कॉमेडी का शौक है, अगर आपको सिंगिंग का शौक है, तो आप हर एक चीज अब मोबाइल के सामने आप कर सकते हो। एटलीस्ट अपने पहली बात क्या है कि बहुत बहुत बार क्या होता है कि हमें खुद को या तो पता नहीं होता कि हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। तो इस चीज की वजह से भी बहुत सारे दिल टूटते हैं या दिल बनते हैं, राइट। तो अगर आप एक बार अपने आप को कैमरे के सामने रिकॉर्ड करने लग जाओ, इतने सारे माध्यम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, आपको पता चलने लगेगा कि आपका जो परसेप्शन है खुद के ऊपर वो कैसा है और दूसरे लोग आपको कितना आंकते हैं। तो ये चीज आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं ताकि धीरे धीरे आप प्रिपेयर हो सके। आजकल तो खैर मैं कहना चाहूंगा अगर कोई 16, 17, 18 साल का भी है तो दिन में अगर आप आधा 1 घंटा निकाल के भी एक वीडियो बना लें या एक यूट्यूब चैनल कर लें तो एक फाइनेंशियल बैकिंग भी बहुत अच्छी डेवलप होने लगती है। तो उससे अगर आप मान लो महीने का 50,000 रुपए भी आप यूट्यूब से कमाने लग गए जब तक आप 20-21 साल के हों, तो आप घर वालों को भी बोल सकते हैं कि देखिए मेरे पास इतना इनकम आ रहा है कि मैं अपने आप को सस्टेन कर लूंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप बॉम्बे जाइए। अगर घर वालों को साथ, जैसे मैं लकी था कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो मुझे सपोर्ट कर सके। जब मैं एमबीए कर रहा था मेरी पढ़ाई उन्होंने सपोर्ट करी। उसके बाद थैंकफुली मुझे बहुत जल्द काम मिल गया। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर मैं स्ट्रगल कर रहा होता तो बेशक मेरे माँ बाप मेरा सपोर्ट तब भी करते। तो अगर वो सपोर्ट है तो गुड इनफ। बट मैं सच बताऊं आजकल आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल पे पबजी भी खेल रहे हो से लेकर आपको रील बना, हर चीज के आपको पैसे मिल सकते हैं। जी, तो वो काम आप बहुत यंग एज से शुरू कर सकते हो ताकि आगे चल के अगर आपको ऐसे बड़े कदम उठाने तो एक फाइनेंशियल सेफ्टी जो हम चाहते हैं, जो जिसकी हमें तलाश हमेशा रहती है, वो आपकी ऑलरेडी मेंटेन है। जी वही, क्योंकि हर व्यक्ति शाहरुख खान नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सलमान खान नहीं हो सकता। अब तो नहीं होने वाला। अब मैं ये बात तो फैक्ट ही है कि अब कोई दूसरा शाहरुख खान या सलमान खान आपको नहीं मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं रणवीर सिंह और रणबीर कपूर कभी भी शाहरुख खान सलमान खान नहीं बनेंगे। वो लोग ऑफकोर्स बहुत टैलेंटेड है, बहुत आगे हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो उस उपाधि पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इट्स ओके। हम लोग नए तरीके से, अभी भुवन बाम टाइप के यूट्यूबर आगे आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें नई नई भी शुरू हो रही है। जी, और लोग भी आजकल नए चेहरे देखना पसंद करते हैं। वही मैं तो यही शायद नहीं चाहते। मैं भी यही होप करूंगा। जी, फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में हाथ आजमाने का कोई इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा हमेशा से ख्वाब जो था वो फिल्म मेकर बनने का ही था। अब उसमें अगर आप फिल्म मेकिंग को एक प्रोसेस बताएं तो इट्स लाइक कि उसमें तो अगर खाना बनाना एक प्रोसेस है तो अगर सब्जी काटना भी है और फिर प्रेजेंट करना भी एक चीज है और रेसिपी लिखना भी एक चीज है। तो हर एक चीज को मैं फिल्म डायरेक्टर या मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ तो उसमें राइटिंग, एक्टिंग, एडिटिंग सारी चीजें आती हैं, डायरेक्शन भी आता है। तो अभी हाल फिलहाल अगले हफ्ते ही मैं अपना पहला एड जो है एज अ डायरेक्टर शूट करने वाला हूँ बॉम्बे में। उसके अलावा तो छोटी मोटी चीजें तो मैं ऑलरेडी करता रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल काफी अच्छा कर रहा है, उसमें मैं काफी डायरेक्ट करता हूँ चीजें। तो आगे चल के यही है कि लिखना, डायरेक्ट करना और एक्टिंग सारी चीजें एक साथ करने को मिले। जी बिल्कुल। फ्यूचर में खुद को कहाँ देखते हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए फिलहाल तो अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, सिद्धार्थ बैनर्जी मेरा नाम है। तो उसमें आप देख रहे हो कि मेरे रील्स बनाना, मैंने काफी कॉमेडी रील्स बनाना शुरू किया है। तो पिछले 4-5 महीनों में करीबन 6 से 7 करोड़ व्यूज आ चुके हैं मेरे रील्स को। तो आप अभी धीरे धीरे करके, क्या है ना कि जैसे कि मैंने आपको कहा मैंने फिल्म शूटिंग करी, अब वो कब रिलीज होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं रील खुद से बनाता हूँ, खुद कॉमेडी करता हूँ, लिखता हूँ, एडिट करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, तो मुझे लाइव रिएक्शन लोगों के मिल जाते हैं। तो वो एक चीज है जो मैं आजकल नया कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं Amazon और फ्लिपकार्ट पे लाइव भी आता हूँ और मैं बहुत सारी चीजें स्टाइल से लेके अप्लायंसेस से लेके मोबाइल, टेक, गाड़ियां, सबके बारे में बातें करता हूँ। तो वो सारी चीजें भी हो रही हैं। तो काफी सारे एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग दिस डेज कि आप बॉम्बे आइए, खुले मन से आइए और बस मेहनत करते जाइए मेरे हिसाब। बिल्कुल। तो एक्टिंग के अलावा सिद्धार्थ के और क्या शौक है? एक्टिंग के अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे फिल्में देखना, फिल्मों के बारे में सोचना, बातें करना, कुछ फिल्मों बनाने के सपने देखना, कभी कभार बना लेना, ये बहुत पसंद है। मुझे खाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। खाना मैं पूरे समय खा सकता हूँ, खाने के बारे में सोच सकता हूँ। तो फिल्में और खाना एक तरीके से मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। उसके अलावा क्योंकि मेरे परिवार को घूमना बहुत पसंद है, उनकी वजह से मैंने भी दुनिया काफी देख ली है, तो मैं उसके लिए भी काफी खुश हूँ।
ओके, तो चलते चलते सिद्धार्थ हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास तौर पर जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप ये चैनल देखते रहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे इंटरव्यूज़ जबलपुर के माध्यम में जबलपुर में हो रहे हैं, तो दैट इज़ रियली, रियली गुड। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप में से कोई भी, उम्र कोई भी नहीं होती है, भले ही आपकी 18 साल हो, 16 साल हो या 60 साल हो, अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग करनी है या डायरेक्शन करना है या राइटिंग करनी है या सिंगिंग करनी है, डांस करना है, आप आज अभी के अभी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संकोच हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे सिद्धार्थ बैनर्जी सर्च करिए, मैसेज करिए। उसके अलावा बस प्रैक्टिस करते रहिए और सपने देखते रहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सिद्धार्थ बनर्जी से, जो कि जाने-माने एक्टर हैं और काफ़ी सारे फ़िल्में, सीरियल और एड वगैरह करते हैं। तो उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें दी, काफ़ी सारी बारीकियों से हमें अवगत कराया है। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।